इस समय मैं मौजूद हूं अमेठी की तहसील में, जहां पर हर प्रकार के लोगों का आवागमन बराबर बना रहता है। यहां पर बुद्धिजीवी लोग भी रहते हैं, अधिवक्ता हैं, तमाम तरह के लोग यहां पर आते ही रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज भारत सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया है। यह बजट जो है मोदी की 3.10 की सरकार जो है उसका पहला बजट है। हालांकि अगर 2024 की बात करें तो दूसरा बजट है। एक बजट पहले भी इसके जो है फरवरी में पेश किया गया था, वो चुनावी बजट था। अब दूसरा बजट ये पेश हुआ है और निर्मला सीतारमण ने 7वीं बार लगातार बजट को पेश किया है। ऐसे में बजट से क्या उम्मीदें थी लोगों को, किसानों को, युवाओं को, जो बेरोजगार हैं उनको, बुद्धिजीवियों को, तमाम तरह के लोग हैं जो है इन लोगों को कैसी उम्मीदें थी और जो बजट देखने को मिला है वो कैसा रहा है, इसकी प्रतिक्रिया जानने के लिए सीधे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम तरह के सब लोग मौजूद हैं। इन सब से हम जो है रूबरू होंगे, इनसे जानेंगे कि बजट को लेकर ये लोग क्या सोचते हैं और कैसे इसको देखते हैं। भैया क्या नाम है आपका? मैं उपेंद्र शुक्ला, एडवोकेट, महामंत्री बार एसोसिएशन अमेठी। शुक्ला जी, आज जो बजट पेश हुआ है उस बजट के विषय में कैसा आपको दिख रहा है कि बजट कैसा है? देखिए, जो बजट पेश हुआ है थोड़ा सा टैक्स में तो ज़रूर उन्होंने मध्यम वर्ग आदमी के लिए तो राहत दिया है, और उसके बाद जो 10 लाख के ऊपर है फिर वहाँ पर वो बढ़ते चले गए हैं। और किसानों के लिए बहुत ज़्यादा उसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है। जो खाद है, बिजली है या और भी एग्रीकल्चर जो टूल्स हैं उसमें उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा बात नहीं की है। बिहार पे उन्होंने फोकस किया, कर्नाटक पे फोकस किया, और उस फोकस पे ये बिहार का रहा कि एक जो विशेष दर्जा देने की बात थी, झुंझुना पकड़ाया। ये खैर एक राजनीतिक बात होती है और उत्तर प्रदेश के लिए कोई बहुत ज़्यादा उसमें खास नहीं बात रही। और बजट का तो मैं समझता हूँ कि शाब्दिक अर्थ जो है कि जो राष्ट्र में आय व्यय जो पूरा होता है, एक फ्रेंच भाषा का ही शब्द है, वो उसी का लेखा जोखा होता है। लेकिन इस सरकार ने बहुत ज़्यादा न तो युवाओं पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है और न ज़्यादा क्या कहते हैं हमारे किसान के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। फोकस उसका सिर्फ बिहार और कर्नाटक, बाकी और जो प्रदेश रहे सब हाथ मिलते रह गए। यूपी के लिए तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिखाई पड़ा कि कुछ अपना वो यूपी से कुछ दे जाएं। बजट में बहुत ज़्यादा निराशा है। अगर बात करें कि 10 में से आप कितना नंबर इस बजट को देंगे? देखिए, बहुत ज़्यादा अगर देने की बात आती है तो 50% तो मैं 5 नंबर दे ही सकता हूँ। 5 नंबर देंगे। हाँ। कहाँ से आपको निराशा देखने को मिल रही है? देखिए, जैसे अब सिर्फ ये 2 राज्यों पर उन्होंने फोकस कर डाला, कितने अरब का पैकेज दे दिया, तो उसके बगल में झारखंड भी है, उसके बगल में उत्तर प्रदेश भी है। तमाम राज्य ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़रूरत है भी, शिक्षा की भी, स्वास्थ्य की भी। स्वास्थ्य पे बहुत ज़्यादा अच्छा बजट नहीं रहा है, पैसा कम है और पुराने स्टाइल में ही उन्होंने बजट दिया है और बजट का कोई बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है आम जनता को, जो गरीब मध्यम वर्ग परिवार के हैं, इनको नहीं मिल रहा। कैंसर जैसी दवाओं को सस्ता जो है किया गया है। कैंसर जैसी दवाओं को सस्ता किया गया, लेकिन कैंसर के मरीज़ हमारे यहाँ परसेंट में हैं, और भी मरीज़ हैं। केवल कैंसर ही क्यों, हार्ट पेशेंट भी हैं, हार्ट के लोग भी हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसा सबसे ज़्यादा लगता है। कैंसर क्यों आप दे रहे हैं? आप एक बीमारी अगर जो इस हमारे भारतवर्ष में जो बहुत विकराल रूप है, किडनी भी प्रॉब्लम आ रही है, लीवर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो खाली कैंसर दे के आप ये नहीं आप साबित कर सकते हैं कि हम कैंसर को दे करके बहुत हमने वाहवाही लूटी। आप बीमारी पर अगर देना चाहते तो लीवर है, क्या कहते हैं, हार्ट है, किडनी है, तमाम तरीके की बीमारी हैं। ऐसा नहीं है, ये तो खाली आपने झुंझुना बजाने वाली बात हमने कैंसर पे दे दिया। ये कोई मतलब की बात नहीं है कि बाकी सब बीमारी को छोड़ दीजिए और एक पे हमने दे दिया 2% छूट दवाइयों का। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है उनके लिए कि हमने बहुत अच्छा काम किया। आप दीजिए तो हर बीमारी पे दीजिए, तो ऐसा नहीं कि एक बीमारी पे दे दिया तो आपने बहुत अपने को जो है। इसीलिए कह रहा हूँ ये बजट बहुत ही कुल मिला करके
बहुत ही सुकून भरा नहीं है। लोग बड़ी उम्मीदों से इस बजट को देख रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों पर कुठाराघात देखने को मिल रहा है। वकील साहब कह रहे हैं 10 में से हम 5 नंबर देंगे, 50% से अधिक पर नहीं है। ऐसे में और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? राजेश मिश्रा। मिश्रा जी, ये बजट जो अभी आज पेश हुआ है, इस बजट को कैसे देखते हैं? क्या उम्मीदें थी और किन उम्मीदों पर सरकार? देखिए, लोग ये उम्मीद किए थे, कोरोना आया, मंदी चली, महंगाई, लोगों ने बहुत उम्मीद की ये विश्वगुरु बनने चले थे माननीय मोदी जी। तो विश्वगुरु बनते तो जो अपने आप को विकसित बताते कि हम विकसित, तो विदेशों में तो शिक्षा चिकित्सा फ्री है। ये बहुत निराशाजनक बजट है। ये सरकार किसानों के लिए आप जीएसटी कम कर देते, ट्रैक्टर पे जो जीएसटी वो हटा देते, उनका कर्ज माफ़ कर देते, कुछ उनको सब्सिडी दे देते। किसानों को जो है इन्होंने झुंझुना पकड़ाया। छात्र उम्मीद कर रहे थे मध्यम वर्गीय कि शिक्षा जो उच्च शिक्षा है उसका जो है उसमें फीस कम होगी, हमको स्कॉलरशिप मिलेगी, उस पर आपने बिल्कुल कोई काम करना नहीं चाहा। आप स्वास्थ्य पे तो बिल्कुल आपने ध्यान ही नहीं दिया। कैंसर जैसी बात छोड़िए, उसके बाद तरह तरह की बीमारियां, भीड़ है, आप उस पर कोई भी काम उस पर आपने नहीं किया। आप रेलवे पे कोई काम करना चाहिए, कुछ भाड़ा कम कर देते, कुछ सस्ती ट्रेनें चला देते जिससे गरीब भी आवागमन कर सकते, आपने ट्रेन को अछूता छोड़ दिया। आप जीएसटी पे 200 बार इन्होंने जीएसटी पे संशोधन किया। आप जीएसटी से माला माल हैं। कलम और पेन पे और प्राइमरी के जो प्राइवेट जो स्कूल के बच्चे हैं उस पर आपने जीएसटी लगाया है, कुछ उस पर आप सब्सिडी दे देते। बुजुर्गों को जो आपने कोरोना का बहाना बना के ट्रेन पे 60 साल के जो इन लोगों को मिलता था छूट, आपने उसको हटा दिया। आप बुजुर्गों का कुछ ख्याल कर लेते, जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने देश के लिए कुछ किया है। तो टोटल कुल मिला के ये व्यापारी हैं आज पूरे देश में, सिर्फ इन्हीं का है। कहीं पकड़ो गुजराती, अयोध्या में काम कर रहा है गुजराती, बनारस में कर रहा है गुजराती, गांव में जो है पानी का काम कर रहा है गुजराती, जल निगम का गुजराती। टोटल गुजरात वाले कमाए और सब पूरा धराशाही करके पूरा नाश कर दिए। लोगों ने उम्मीद किया था कि आप सांड पे कुछ बजट देते थे कि जानवर कैसे हटेंगे, तो आपने तो कहीं ऐसा कोई विरोधी, राष्ट्र विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, नौजवान विरोधी आप अधिवक्ताओं को कुछ दे देते। अधिवक्ता लड़ता रहता है आपके लिए, हर गरीब आदमी के साथ अधिवक्ता खड़ा हुआ है। ये पूरी झूठी सरकार है, बेईमानों की सरकार है। इन्होंने जुमलाबाजी की है, एक बार लोगों को ठगा है, लोगों को धोखा दिया है। आप रोजगार पे बात नहीं करते हैं, आप रोजगार पे युवाओं को रोजगार देने की बात तो इन्होंने जो है आपने बजट में कही है, और इसकी प्रशंसा कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम ने एक्स पर लिखा है, कहा है कि हमारे जो घोषणा पत्र थे उस घोषणा पत्र का जो पेज नंबर 30 था उसका जो है इन्होंने वस्तुतः इन्होंने चुनाव के बाद पढ़ा है और उसको लागू ये कर रहे हैं। हाँ, यही चीज़ हमने कहा, जिससे इनके कथनी करनी में अंतर है। आपने कहा था इनके घोषणा पत्र में था बीजेपी के हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। अगर ये किसानों को राहत दे देते, आज नहरों में पानी आ जाता, बिजली का बिल लोगों का कम हो जाता, मतलब जो एक डायरेक्ट राहत मिलनी चाहिए थी लोगों को, छात्रों को, नौजवानों को। उच्च शिक्षा में कितनी फीस है, MBBS, बीटेक, MBA, इतनी कितनी फीस है। सरकारी विद्यालय तो कम है, अगर वहाँ कुछ उन लोगों को आप विद्यालयों को सब्सिडी देते। आज हमारे कितने विद्यालय के अध्यापक निकाल दिए गए, बहुत से अध्यापक सब निकाले, कोरोना काल सब घर बैठ गए। तो कहीं ना कहीं जो रोजगारी, तो आप बात नहीं करना चाहते रोजगार पे ना, जो आप बता रहे हैं। ये कतई ये सरकार केवल पूंजीपतियों को जो देगी, पूंजीपतियों को देगी, गरीबों को कुछ देना नहीं चाहती है। 10 में से कितना नंबर देंगे सरकार? अरे बिल्कुल, आप क्या करें, 0 से कम होता ही नहीं, तो 0 से कम भी देते हैं सरकार को नंबर। और भी हमारे साथ और भी लोग हैं। भैया क्या नाम है? मैं अभय प्रताप सिंह, सदस्य जिला पंचायत है। अच्छा, तो ये अभी जो बजट पेश हुआ है, इस बजट को कैसे देखते हैं और जो है क्या इसको कितना नंबर देंगे आप अपने? देखिए, इस बजट से एक चीज़ सरकार संदेश देना चाहती है कि हम सब कुछ नए परिदृश्य में करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने एक नया बजट का जो इन्होंने नई स्कीम लाई है, नया स्लैब बनाया है, ओल्ड स्लैब, न्यू स्लैब। न्यू स्लैब के तहत तो इन्होंने तमाम छूट दे दी है जिससे लोगों को फायदा होगा। जिस तरह से इन्होंने ओल्ड पेंशन को न्यू पेंशन में कन्वर्ट कर दिया, इसी तरह ये सरकार कहीं ना कहीं एक दिशा में जा रही है कि जहां पुरानी चीज़ों को हम छोड़ेंगे और नई चीज़ों को ले आएंगे। जिससे एक सीधा इनका एक फंडा है कि डायरेक्ट टैक्स लिया जाए। डायरेक्ट टैक्स लेने के चक्कर में जो पुरानी व्यवस्थाएं चली आ रही थी, पेंशन की बात कर रहे हैं। EPFO जो नई पेंशन है, EPFO पे इन्होंने कहा है कि 15,000 रुपए जो है हम देंगे, वो भी किस्तों में 5-5 हजार करके देंगे जो पंजीकरण कराएगा। तो कहीं ना कहीं तो ये तो लाभ देने वाली बात। नहीं, लाभ देने की बात तो है, लेकिन आप एक चीज़ ये समझिए, जो ओल्ड पेंशन थी, ओल्ड पेंशन में कर्मचारी 60 साल 62 साल में रिटायर होता था, तो उसको एक फिक्स अमाउंट सरकार देती थी उनके जीवन यापन के लिए आजीवन।
उसके मान लीजिए कोई 60 साल में रिटायर हुआ, 62 साल में, और कहीं उसकी मृत्यु हो गई 2 साल 4 साल में, तो अगर जो उसकी आश्रित विधवा है उसका क्या होगा, उसको क्या मिलेगा? उसके बच्चे आज के आधुनिक युग में उसका कितना सहयोग करेंगे, कितना ख्याल रखेंगे? और सरकार अच्छा खुद अपने लिए नहीं हटा रहे हैं भाई। अगर आप 10 दिन के लिए सांसद बन गए, 20 दिन के लिए विधायक बन गए, आजीवन आप पेंशन लेंगे। तो जो और कर्मचारी हैं, चाहे सेंट्रल के हों चाहे राज्य के हों, जो 62 साल सेवा करने के बाद रिटायर हो रहे हैं, आप उनका भी ख्याल रखिए ना। और सेम वही चीज़ अब आप टैक्स में ला रहे हैं। पुराने टैक्स में क्या था कि आपको 80 धारा 80C के तहत छूट मिलती थी, और आप अपने बच्चों के एजुकेशन पे छूट मिलती थी, आप मेडिकल का जो आप जमा किए उस पर छूट मिलती थी। नए स्लैब में ऐसा कुछ नहीं है। नए स्लैब में आपने ये बढ़ा दिया कि हाँ ठीक है 7 लाख तक 5% लेंगे, लेकिन आप डायरेक्ट वो 7 लाख तक 5% ले लेंगे, उसमें कोई रियायत नहीं होगी। लेकिन पुराने स्लैब में ये था कि आप उसमें बचत कर सकते हैं, आप अपने बच्चों को बचत कर सकते हैं, आपके आश्रित एक बीमा है आप उसको भी माइनस करवा सकते थे। तो ये चीज़ें एक तरीके से ये डायरेक्ट सब कुछ लेना चाह रहे हैं। ये कहीं टैक्स, ये कहीं ना कहीं ये टैक्स की जो परंपरा ये गलत है। हमारे यहाँ एक राम राज्य की हमेशा धारणा रही है, और बाबा तुलसीदास ने बिना पत्रिका में लिखा भी है कि टैक्स इस तरह से लेना चाहिए जैसे सूर्य भगवान टैक्स लेते हैं। हमको पता नहीं चलता, लेकिन जब वो देते हैं तो हमको पता चलता है कि वर्षा हुई, अच्छी हुई, सब कुछ हुआ। और लेते हैं थोड़ा थोड़ा, देते हैं ज़्यादा। इनका क्या है, लेना ज़्यादा है, देना कम। आपके हिसाब से सरकारी नौकरियों वालों को जो है निराशा हाथ लगी है, केवल टैक्स स्लैब में जो परिवर्तन किया है उतना ही लाभ मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोग हमारे साथ हैं। दादाजी क्या करते हैं? हम किसानी करते हैं। किसानी करते हैं। किसान के लिए जो है अब जो ये बजट आया है, बजट को कैसे देख रहे हैं? बजट बहुत बढ़िया है, कल्याणकारी है, लोक हितकारी बजट है, और ये विपक्ष विरोधी बजट हो सकता है, बाकी लोगों के लिए बहुत अच्छा बजट है। ये टैक्स का जो आया है, टैक्स से जो पैसा डायरेक्ट जो है सरकार की इनकम होगी, इससे भारत का विकास होगा, और ये विकसित भारत का बजट है। लोग तो कह रहे हैं कि जो है जो होना चाहिए, जो बजट में मिलना चाहिए वो किसानों को नहीं मिल रहा है। नहीं, वो किसानों को मिल रहा है। केवल मैंने एक लाइन में कह दिया कि बहुत ज़्यादा ये विरोधी जो हैं उनके लिए बजट खराब हो सकता है, बाकी लोक कल्याणकारी हितकारी बजट है, कोई दिक्कत नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा सब में संतुष्ट हैं आप इस बजट से? बिल्कुल। कितना नंबर देंगे सरकार को? सरकार को हम इसमें 10 में 10 देंगे। 10 में 10 देंगे। पहले आदमी है जो 10 में 10 देंगे। भैया क्या नाम है आपका? शैलेंद्र मिश्रा, भारतीय किसान यूनियन भानु। अच्छा, किसान यूनियन से हैं आप। किसान के संगठन चलाते हैं, और किसानों की अगर हम बात करते हैं तो इस जो बजट में क्या आपको देखने को मिला, किसान कितना इससे संतुष्ट है? किसान एक भी पैसे संतुष्ट नहीं है। जो बजट आया है उसमें किसान के बीज पे जो जीएसटी लगी है, किसान यंत्रों पे जो जीएसटी लगी है, खाद नहीं मिल रही है, नहरों में पानी नहीं आ रहा है, इस पे लिए इन्होंने क्या बजट पारित किया है? और लोग कह रहे हैं किसान संतुष्ट है। किसान कहाँ से संतुष्ट है? छुट्टा जानवरों पर किसान को क्या लाभ मिला? जो भी गौशालाएं बनी हैं उसमें कोई जानवर नहीं है, और रात में सब छोड़ दिया जाता है, कहीं भूसा नहीं है, इसकी कहीं कोई जांच नहीं होती। इस पे इन्होंने कितना कुंटल भूसा का बजट दिया, कितना दाना का बजट दिया? ये तो लोकल जो है क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्षेत्रीय मुद्दे हैं, ये राष्ट्रीय मुद्दे नहीं हैं जिसको जो है बजट में इनका जो वो किया जाए। लेकिन किसानों के लिए जो बड़ी चीजें हैं, जो योजनाएं हैं, वो उनका क्रियान्वयन वहाँ से होता है। किसानों के लिए इन्होंने 1.5 लाख करोड़ का बजट पास किया है, तो वो तो जो सम्मान निधि आ रही उसी उतने भर के लिए है, और उसमें क्या लाभ मिलेगा किसानों को? कुल मिला के आप जो हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। अच्छा, ठीक। और भी हमारे साथ। भैया क्या नाम है? मेरा नाम अजय मिश्रा बिल्सन बाबा है। बाबा जी, ये क्या स्थिति है इस जो है बजट को देखकर? आपको कैसी खुशी मिली और कैसी निराशा मिली, क्या मिला आपको? नहीं, हमने तो देखा है कि जब से ये भाजपा सरकार आई है इसके बराबर बजट को हम देख रहे हैं, और ये एक एक कदम ऊपर की ओर बढ़ रही है। ये ना बच्चों के हित की बात करती है, ना किसानों की बात करती है, ना बेरोजगारों की बात करती है। आज आप देखिए कि हम लोगों की जो यूरिया की बोरी 50 किलो थी, वो घटते घटते 45-40 तक चली आ रही है, और ये अपने रेट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। आप सोचिए कि यूरिया कोई दाल में डाल के तो खाएगा नहीं, किसान ही लेगा, तो उसको न्यूनतम रेट पे करना चाहिए। आप एमएसपी को नहीं लागू कर पा रहे हैं, तो आपको चाहिए कि मैक्सिमम जो भी हो यूरिया आप कम कर दें। कल्टीवेटर, रोटावेटर पे आपका एक है कि सब्सिडी आप देते हो, हम मानते हैं, लेकिन उसको आप इतना घुमा के देते हो, आप डायरेक्ट क्यों नहीं देते हो?
ये कृषि यंत्रों पे जो आपने जीएसटी लगाई है इसको कम करके यदि आप सब्सिडी दे तो हमारा लोगों का लाभ होगा। आप अभी कह रहे थे एक एक कदम ऊपर जा रही है, तो ऊपर किस मामले में जा रही है? नहीं, हर तरफ जा रही है। देखिए, हमने बताया ना कि अगर आप 50 किलो के बोरी का रेट आज की डेट में अगर निकाल लें, हमको लग रहा है कि कम से कम काफ़ी 25-30%, 40% यूरिया महंगी मिल रही है। तो देखिए, आपने कहाँ राहत दिया? अभी जो नहरों की बात आ रही, कागजों पे ये सारे इस बजट से आपको जो है नहीं, देखिए इन्होंने ना तो किसानों का हित किया, हम लोगों को अभी लखनऊ जाना पड़े, किसी सुल्तानपुर जाना पड़े। लेकिन जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, 7वीं बार उन्होंने बजट पेश किया है, कोई नई बजट जो है तो है नहीं। ऐसे में क्या लगता है कि नपातुला? देखिए, वो सीतारमण जी का एक हस्ताक्षर है, बाकी वहाँ के कार्यालय के बाबू और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उन लोगों ने अपने हित को देखते हुए मेरी सैलरी कैसे निकलेगी उस तरीके से इंक्रीज करते हुए बजट बनाया है, लोगों को गुमराह किया। किसानों के हित में कोई काम नहीं है इसमें, और जिस तरीके का ये बजट दिया है इसमें किसानों को देखिएगा कोई लाभ नहीं मिल रहा है। निश्चित रूप से किसानों का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और भी हमारे साथ लोग हैं, जो है क्या नाम है आपका? सदाशिव पांडे मेरा। पांडे जी, जो है ये बजट अभी पेश हुआ है आज, उस बजट को कैसे देखते हैं आप? अरे वो तो अत्यंत लोक हितकारी और जनहितकारी और पारदर्शिता का तो बिल्कुल एकदम आईना से जैसे आप देख रहे हैं उस तरह से दिखाई दे रहा है। इतना बढ़िया निर्मला सीतारमण जी ने 7 बार बजट पेश किया, 6 बार जो बजट पेश किया उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा अबकी का बजट उन्होंने पेश किया है। 2024 में दूसरी बार है ये। अरे दूसरी बार है, मैं कह रहा हूँ 7 बार में सबसे बढ़िया बजट पेश किया है, जो राष्ट्र हित में है और जनता के हित में है, सामान्य जनमानस के हित में है। किसी को लग रहा है कि आम जनमानस के हित में है, कहीं किसान नाराज हैं तो कहीं जो है और तमाम तरह के लोग। आप कैसे देखते हैं? हम तो देख रहे हैं कि बहुत लोक कल्याणकारी बजट है, समावेशी है, इसमें समाज के हर वर्ग को ध्यान दिया गया है और ये इस बजट का परिणाम जो है आपको इसका प्रभाव बहुत दूरगामी दिखाई पड़ेगा और निरंतर जो है देश की आय, गरीबों की, किसानों की, नौजवानों की, बेरोजगारों को स्वरोजगार का समुचित अवसर मिल रहा है। लोग जो है आज हमारे देश में करोड़ों बेरोजगार जो थे वो नौकरी का सपना भूल करके स्वरोजगार पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ये स्वरोजगार पर ज़्यादा जो है ये जो बजट में तगड़ा प्रस्ताव उसके लिए दिया गया है। बहुत बढ़िया प्रस्ताव दिया है, समावेशी है, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। देश की आय बढ़ रही है, हर वर्ग की आय बढ़ रही है। अगर आप ये कहें तो महंगाई तो ये सीजनल होती है, जैसे अब इस समय सब्जी के भाव बढ़ना जो है, कहीं बाढ़ आ गई तो उसकी वजह से, अब इस समय सूखा आ गया है, प्राकृतिक सूखे के कारण सब्जियां थोड़ी हो सकता है कि महंगी हो गई हो, लेकिन ये कि अब ये जो आज दिखाई पड़ेगा आपके हिसाब से सबका ध्यान रखा गया? हमारे हिसाब से सबका ध्यान रखा गया, हमेशा रखा गया है। आज नहीं, मैं तो निर्मला सीतारमण को सबसे पहले इसलिए बधाई दूंगा कि एक महिला 7वीं बार जो है हिंदुस्तान में क्या दुनिया में एक ऐसी महिला है जो 7 बार लगातार बजट पेश करने का एक अपना कीर्तिमान स्थापित किया है उन्होंने। निश्चित रूप से। और भी और लोग, भैया क्या नाम है? कैलाश शुक्ला नाम। शुक्ला जी, इस बजट को कैसे देखते हैं? ये सामान्य हित के लिए बजट नहीं है, क्योंकि सामान्य हित के लिए इसमें जो मोटे तौर पे अभी हमने देखा, गहन अध्ययन नहीं किया इस बजट का, मोबाइल, सोना, चांदी और कैंसर की दवाओं में राहत मिली है। कैंसर की दवाओं में राहत का मतलब है वो बहुत अच्छा किया उन्होंने, कैंसर की दवाओं में राहत किया, वो ज़रूरी भी है। लेकिन सोना, चांदी और मोबाइल ये सामान्य वर्ग के लिए इस समय ज़रूरी नहीं। रिचार्ज तो महंगा कर दिया एक तरफ और उस पर कोई सरकार का अंकुश नहीं, मोबाइल आपने सस्ता कर दिया। कोई भी मोबाइल 10 से 20 हज़ार के बीच में होगा वो महंगा होगा। तो सामान्य वर्ग के लिए जो बजट होता है वो कल्याणकारी होता है। उच्च वर्ग के फायदे के लिए जो बजट होगा वो कल्याणकारी कभी नहीं होगा। जिस देश में 5 किलो राशन आज भी बचा है उसके लिए क्या बजट आपने दिया? राशन बंद कर दीजिए, हम जाने कि वो प्रगति के मार्ग पे है। कह रहे हैं युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए और उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण जो है देने का जो प्रस्ताव रखा। देखिए, कह रहे हैं योजनाएं बहुत हैं। अभी तक प्रधानमंत्री योजना थी 4% ऋण मिलता, लेकिन अगर उसकी
भूमि पे आप आइए, पृष्ठभूमि देखिए, भूमि पे आके आप देखिए, किसी बैंक में भी 3% 4% पे लोन नहीं मिलता है। उसके पीछे क्या दलाली होती है, 18% वो लोग लेते हैं, कमीशन लेते हैं, सब लेते हैं, तब आपके यहाँ से लोन पास करते हैं। ये चीज़ होती है। युवा तो आज भी बेरोजगार है। युवाओं को अगर रोजगार देना है तो आप कैसी उम्मीद आप कर रहे थे और कैसा देखने को मिला? हम ये उम्मीद कर रहे थे कि जन सामान्य के लिए हितकारी हो, उच्च वर्ग और मध्य वर्ग के बीच का बजट हो, जो कि सबके लिए राहतकारी हो, ये चाह रहे थे। ये केवल सोने चांदी को कम कर देना राहत की बात, सोने चांदी फाइनल कमेंट के रूप में अगर आपसे हम पूछे कि 10 में से आप कितना नंबर देंगे जो है इस बजट को, तो आप क्या करें? अब 10 में से तो मुझे कैंसर की दवाएं सस्ती करने के लिए उसी पे मैं नंबर 100% दे सकता हूँ, बाकी 0% दूंगा। और भी हमारे साथ है, क्या नाम है भैया? MK खान साहब, बजट कैसा देखने को आपको मिला है? बजट में बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए तो बजट दिया गया है, बढ़ावा दिया गया है। गरीबों के लिए बजट में प्रावधान नहीं रखा गया। गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी, रोजगार नहीं, तमाम तरह की समस्याएं हैं, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के पूर्व वित्त मंत्री ने जो है उसकी सराहना की है। यहाँ तक देखिए आप, जो कितनी बड़ी बेरोजगारी है, वैकेंसी तक नहीं निकल रही है। रोजगार के लिए परेशान है बच्चे, एडमिशन के लिए परेशान बच्चे जो है। कोई कहीं उद्योग धंधे कारखाने लग ही नहीं रहे। उस देश में कुछ उद्योग धंधे कारखाने लगने चाहिए जिससे बच्चों को रोज़गार मिल सके। अब मरकज सेंटर बनना चाहिए जिससे कि लोगों को रोज़गार मिल सके। आज वो दशा है, जगह जगह देखिए आप जो है क्या हो रहा है, धार्मिक बात की जाती है, विभेद की जाती है। देश के नवयुवक की चाहता है देश का विकास हो, देश के लोगों को रोज़गार मिले, देश के लोगों को जो है अच्छी फैक्ट्रियाँ, उद्योग धंधे लगे, कारखाने लगे, जिससे देश विकास हो, आगे बढ़े। अभी आपने देखा, ये देखिए आपने जो है मोबाइल में, छोटे छोटे मोबाइल में 30-40 हज़ार रुपये बढ़ा दिया रिचार्ज। तो इसे उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रही सरकार जो है। तो ये इस बजट को कितना अंक आप देंगे अपने हिसाब से? हमारे ख्याल से तो बजट ठीक नहीं है। अंतिम आपसे ही सवाल करेंगे। आप हाथ नीचे रखिए, आप बुजुर्ग हैं। ये बताइए, आपने बजट को देखा आज जो पेश हुआ, मैं पहले क्या उम्मीद थी? देखिए, मेरा नाम श्री राम गुप्ता, पूर्व सूबेदार, यक्स आर्मी का। अच्छा। हमने ये देखा बजट वगैरह जो हो रहा है, ये जो बताया भाई साहब वो सही बताया है। अब यहाँ अध्यापकों वगैरह के लिए बता दिया कि अगर आपने किया, हम लोग तो सेना में बता दिया ड्यूटी देते हैं। जो थम्स के लिए कहा तो अनशन कर दिया। क्या यहाँ 10-10 बेरोजगार घूम रहे हैं? 10-10, 15-15 हज़ार में टीचर्स मिल जाएंगे पढ़ाने के लिए। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं? जो जिसको नौकरी मिल गई है, 1 लाख वेतन में रहा, ऊपर ही इनकम के लिए तलाश रहे हैं। अब आपके आजा बाबा की आराजी को टूटी बस मतरूक हो जाता है तो 20 साल यहाँ चप्पल घिस जाना पड़ता है। 20 वर्ष साहब। आप इस बजट से संतुष्ट हैं कि हमको इस बजट से क्या लेना है साहब? हमको कुछ नहीं, हम तो देश सेवा तो ये थी अमेठी की आवाम जिन्होंने बजट पर मिलीजुली प्रतिक्रिया दी है। कुछ ने बजट को बहुत सराहा है कि ये संतुलित बजट है, और कहीं जो है वहीं पर तमाम लोगों ने यह भी कहा कि वह इस बजट से संतुष्ट नहीं है, जिसमें आम आदमियों और किसानों, युवाओं, बेरोजगारों को स्थान नहीं दिया गया है। इससे वो जो है उनकी उम्मीदों पर कहीं ना कहीं कुठाराघात हुआ है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।